एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लर्निंग। ठीक है, देखो, जब भी हम DSSB की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, या फिर हम NVS KVS की प्रिपरेशन करते हैं, या EMRS की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर हम HTET की प्रिपरेशन करते हैं। HTET में तो बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। CTET की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनमें ना एक कंसेप्ट दिया होता है लर्निंग, क्योंकि वो टीचर एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो जब भी टीचर एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे तो उसमें टीचर सेंटर अप्रोच, चाइल्ड सेंटर अप्रोच, जो भी मेथडोलॉजी है, अलग अलग लर्निंग थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है, बिहेवियर थ्योरी है, तो वहाँ पे लर्निंग का कंसेप्ट आता है, टीचिंग का कंसेप्ट आता है। तो आज हमारा फोकस किस में रहेगा? टीचिंग एग्जाम में जो लर्निंग का कंसेप्ट है, एजुकेशन में लर्निंग क्या होती है, लर्निंग का नेचर क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, ये एज ए प्रोसेस क्या होती है लर्निंग, उसके बारे में समझेंगे। मेन हमारा फोकस हो रहेगा यहाँ पे लर्निंग कर्व्स का। लर्निंग कर्व्स को बहुत अच्छे से हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि लर्निंग कर्व्स क्या होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस लर्निंग की, जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सब्जेक्टिव क्या होता है, मेथड्स क्या अप्लाई करते हैं हम लर्निंग के लिए, लर्निंग और मैचुरेशन में क्या डिफरेंस होता है, फिर लर्निंग के आउटकम पढ़ेंगे कि उसकी जो भी हम अचीव करना चाहते थे, जो गोल या ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव किया या नहीं, क्या हमारी इवोल्यूशन प्रोसेस रहेगी, और परफॉर्मेंस, इन सब के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ लर्निंग एज अ प्रोसेस से। ठीक है, देखो, जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब लर्निंग करते हैं, सब लर्निंग करते हैं। ठीक है, मतलब हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्राणी है, कोई एक प्राणी, हर मतलब कोई भी क्रिएचर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ, और इन्वायरमेंट से वो इन्फ्लुएंस भी होता है। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट मेरे घर में लोग हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है, मेरे भाई बहन हैं, अब मेरे फ्रेंड्स हैं, अड़ोस पड़ोस में मेरे फ्रेंड्स हैं, या मैं कहीं जॉब करती हूँ तो कलीग्स हैं मेरे, ठीक है, या सोशली मैं किसी के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो वो सब क्या है, इन्वायरमेंट में आता है। तो इन्वायरमेंट के साथ मैं हमेशा कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करती हूँ और उससे इन्फ्लुएंस भी होती हूँ। दिस एक्सपीरियंस, अब जब भी मैं किसी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आऊँगी, किसी पर्सन के कांटेक्ट में आऊँगी, किसी सिचुएशन के कांटेक्ट में आऊँगी, किसी नई जगह पे जाऊँगी, तो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे। वो एक्सपीरियंसेस क्या करेंगे, चेंज कर देंगे मेरे बिहेवियर को या मॉडिफाई कर देंगे। जैसे कई बार हम किसी का सेमिनार अटेंड करते हैं, या फिर हम योगा सेंटर में जाते हैं, या फिर कोई मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस होते हैं चीज़ों से, है ना, हमारा थिंकिंग चेंज होती है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है। तो उससे क्या होगा, चेंज हो जाएगा या मॉडिफाई हो जाएगा हमारा बिहेवियर, इन ऑर्डर टू डील इफेक्टिवली विद इट, ताकि हम अच्छे से डील कर सकें उस नई सिचुएशन के साथ, उस नए इन्वायरमेंट के साथ, और उस नए इन्वायरमेंट पे एडजस्ट कर सकें। देयरफॉर लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर। तो यहाँ पे सिंपल टर्म में हमें क्या समझ में आया कि लर्निंग क्या है? लर्निंग इज नथिंग बट अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है? चेंज इन बिहेवियर विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रीवियस बिहेवियर। अब पहले भी मैं इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आई होंगी, ऐसा तो है नहीं कि इतने साल जब मैंने धरती पे रह के जी लिए तो मैं मेरे बिहेवियर में चेंज नहीं आया होगा, पहले भी चेंज आया होगा। तो मेरा प्रीवियस बिहेवियर मेरे आज के बिहेवियर को, मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस आज के एक्सपीरियंस को अफेक्ट करते हैं। बट लर्निंग का मतलब होता है बिहेवियर में चेंज होना। अगर बिहेवियर में चेंज आ गया है मतलब लर्निंग हो गई है। ठीक है, कोई भी हम स्किल सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, कोई भी हैबिट हमारी नई आ जाती है जल्दी उठने की, या हम अच्छी डाइट फॉलो करने लग जाते हैं, सात्विक फूड फॉलो करने लग जाते हैं, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हम लोगों को माफ़ करने लग जाते हैं, हमारे इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं ना, और भी कोई पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स ऐड हो जाता है, कोई डिलीट हो जाता है हमारी पर्सनैलिटी से। तो ये सब किसकी वजह से होता है? लर्निंग की वजह से होता है। तो लर्निंग को हम सिंपल टर्म में क्या बोलेंगे? लर्निंग इज़ अ परमानेंट चेंज। लर्निंग इज़ अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ person. Permanent change in the behavior of a person. Behavior of a person. Behavior of a person का मतलब है कि हर ओवरऑल मतलब होलिस्टिक लेवल में देखेंगे हम, मतलब उसके एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है, उसका इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो सकती है, वो कोई नया स्किल भी गेन कर सकता है, उसने नई नॉलेज भी गेन की होती है। ये सब क्या है? लर्निंग है। तो लर्निंग इज डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में क्या? परमानेंट चेंज जो प्रैक्टिस से आए और जो एक्सपीरियंस से आए। बार बार प्रैक्टिस करके क्या होगा? मेरी टीचिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, है ना, मेरे को खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से क्या होता है? परमानेंट चेंज आता है बिहेवियर में, और उसी को क्या बोला जाता है? उसी को लर्निंग बोला जाता है।
तो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे आते हैं लर्निंग के अंदर। क्या आता है? लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, वो अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी हो सकता है। मतलब कोई पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है और कोई नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। किसी के एक्सपीरियंस अलग रहे हों, किसी की फैमिली का मर्डर कर दिया हो, तो उसके अंदर क्या आएगा? उसके एक्सपीरियंस बेकार रहे हैं तो वो क्या आएगा? नेगेटिव चेंज आएगा, वो उसमें रिवेंज की फीलिंग आ जाएगी। तो वर्स भी हो सकते हैं चेंजेस और अच्छे के लिए भी हो सकते हैं। तो लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, जो नेगेटिव भी हो सकता है। इट इज़ ए चेंज दैट टेक्स प्लेस थ्रू प्रैक्टिस, ये चेंज प्रैक्टिस से आता है और एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, बट चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ और मैच्योरेशन आर नॉट लर्निंग। बट जो चेंज ग्रोथ और मैच्योरेशन की वजह से आते हैं वो लर्निंग नहीं होती। ग्रोथ और मैच्योरेशन की वजह से पहले मेरी हाइट कम थी फिर बड़ी हुई, पहले मैं पतली थी फिर मैं मोटी हो गई, ठीक है, पहले मेरे बाल छोटे थे फिर बड़े हो गए, लंबे हो गए। तो ये ग्रोथ की वजह से जो चेंज आ रहा है डेट इज़ नॉट लर्निंग। मैच्योर हो गई हूँ मैं, पहले मैं प्यूबर्टी वाली स्टेज में थी, फिर मैं टीनेज थी, फिर मैं एडल्ट बनी, तो ये क्या होगा? मैच्योरेशन हो रही है यहाँ पे, पर ये लर्निंग नहीं है। दिस इज़ नॉट लर्निंग। ठीक है, दिस चेंज इन बिहेवियर, जो भी चेंज आता है बिहेवियर में, मेरे इंटरेस्ट में, मेरी हैबिट में, है ना, वो सब क्या होता है? मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट, और ये लंबे टाइम तक रहता है। यही क्या है? लर्निंग है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकती है और लर्निंग क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है। हमने समझा लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर विच इज़ बेटर एंड वर्स। बेटर मतलब पॉजिटिव चेंज और वर्स मतलब नेगेटिव चेंज। ये चेंज कहाँ कैसे होता है? प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से आता है, पर ग्रोथ और मैच्योरेशन की वजह से जो चेंज आता है उसको हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। ये जो बिहेवियर में चेंज है ये परमानेंट चेंज होता है और ये लंबे टाइम तक चलता है। एजुकेशन में पढ़ते हैं तो बहुत सारे एजुकेशनिस्ट आते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं जो अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं अलग अलग एस्पेक्ट में। मतलब जैसे यहाँ पे हम लर्निंग पढ़ रहे हैं तो लर्निंग के बारे में भी अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपनी डेफिनेशन दी है। जैसे मेयर डीजी की बात करें 1993 में, उन्होंने डिफाइन किया लर्निंग को एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन एन ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। वो क्या बोलते हैं कि एक्सपीरियंस की वजह से परमानेंट चेंजेस आते हैं किसी भी जीव के, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव के, किसमें? बिहेवियर में। उसको क्या बोला जाता है? लर्निंग बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू मेयर डीजी, एक्सपीरियंस की वजह से परमानेंट चेंज आना किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर में ही क्या है? लर्निंग है। मुखर्जी बोलते हैं कि लर्निंग एज एन inference. Learning is an inference from some performance of the organism resulting in an enduring change of behavior. Inference से आती है, जो भी organism परफॉर्म करता है उसकी inference से आती है और क्या करती है? चेंज की फॉर्म में endure हो जाती है, चेंज की फॉर्म में इंडिविजुअल में वो रहती है लर्निंग। हेगनहैन क्या बोलते हैं? हेगनहैन डिफाइन करते हैं लर्निंग को एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। जो बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है वही क्या है? लर्निंग है। और ये रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस की वजह से आता है। रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या है? कि हम कोई काम कर रहे थे फिर हमने छोड़ दिया, फिर दोबारा से वही काम करने लगे, तो बार बार करने लगे तो एक परमानेंट चेंज आ गया। तो रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस की वजह से जो बिहेवियर की पोटेंशियलिटी में चेंज आता है परमानेंट, उसको क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हेगनहैन। तो लर्निंग को हम क्या रिफ़र करेंगे? अभी हमने जितना भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग लर्निंग रेफर्स टू चेंज किसमें? सब्जेक्ट बिहेवियर। सब्जेक्ट मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी क्रिएचर है, उसके बिहेवियर में चेंज आना टू ए गिवन सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि उसको बार बार वो सेम एक्सपीरियंस हो रहे हैं, बार बार वो सेम किस में आ रहा है? मतलब कंडीशन में आ रहा है। जैसे लड़कियां क्या होती है, अपनी मदर को कुकिंग करते हुए देखती हैं, उसकी मदर भी उनको बोलती हैं कि बेटा चाय बना दे या थोड़ी एक रोटी सेक दे, मैं कहीं जा रही हूँ, या मतलब जैसे इस तरह से। तो बार बार प्रैक्टिस होकर उनके एक्सपीरियंस होकर उनके समझ में आ जाता है, उनके माइंड में ये बैठ जाता है कि इट इज़ आवर वर्क, वी हैव टू डू दिस। या लड़कियों में गिल्ट की फीलिंग होती है। आई नेवर रियलाइज दैट आई टू हैव दिस फीलिंग कि इफ़ वी आर नॉट कुकिंग तो हमें गिल्ट फील होने लग जाता है कि यार हम तो खाना ही नहीं बना रहे, मतलब हम तो डिपेंडेंट हो गए हैं। गिल्ट की फीलिंग आने लग जाती है, आइदर वी आर अर्निंग और नॉट। पर ये गिल्ट की फीलिंग लड़कों में नहीं होती है। क्यों होता है? ये एक ऐसा परमानेंट चेंज है जो हमें बचपन से हम देखते आते हैं, अपनी मदर को, अपनी बहन को, है ना, अपनी चाची ताई को, अब सबको हम देखते आते हैं कि दे थिंक दैट इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइदर दे आर डूइंग जॉब और नॉट। अगर एक मैन
भी जॉब कर रहा है और एक विमेन भी जॉब कर रही है घर में, दोनों हस्बैंड वाइफ है, औरत भी और हस्बैंड भी, मतलब वाइफ भी और हस्बैंड भी दोनों जॉब कर रहे हैं, तो अगर वाइफ ने बोल दिया कि मैं कुकिंग नहीं करूँगी तो मैन ईगो पे ले लेगा। और अगर औरत नहीं कर रही तो उसको कहीं ना कहीं गिल्ट की फीलिंग आने लग जाती है कि यार मैं कुकिंग नहीं कर रही, यार मतलब मैं इनके ऊपर डिपेंड हो गई हूँ, मैं ये काम नहीं कर रही, मतलब उसको खुद ही बुरा लगने लग जाता है। क्यों लगने लग जाता है? इट इज़ अ परमानेंट चेंज इन देयर इमोशंस, है ना, हमारे अफेक्टिव डोमेन में ये सेट हो गया है हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो ये भी क्या है, एक लर्निंग है, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि इफ़ दे आर अर्निंग दे डोंट नीड टू कुक फूड फॉर अदर्स एंड इट, पर फिर भी उनके अंदर ये क्या गया है, एक इमोशनल लेवल पे ये सेट हो गया है। तो यही बोला गया इसमें, लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन सब्जेक्ट बिहेवियर। ये सब्जेक्ट के बिहेवियर में, इंडिविजुअल के बिहेवियर में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिपीटेड एक्सपीरियंस की वजह से जो चेंज आता है उसी को क्या बोला जाता है, लर्निंग बोला जाता है। ठीक है, अब इन दैट सिचुएशन प्रोवाइडेड दैट द बिहेवियर चेंज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अब ये जो बिहेवियर का चेंज है ये नेटिव रिस्पॉन्स टेंडेंसी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, मैचुरेशन या टेम्परेरी स्टेट के ऊपर नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। मतलब कोई थक गया है और वो काम नहीं करना चाहता तो उसका वो चेंज हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। ड्रग्स की वजह से किसी में चेंज आएगा तो हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। अल्कोहल की वजह से किसी में चेंज आएगा तो हम उसको क्या नहीं बोलेंगे, लर्निंग नहीं बोलेंगे। तो हिलगार्ड एंड बोवर ये बोलते हैं कि जो एक सिचुएशन में रिपीटेड एक्सपीरियंस के थ्रू किसी भी सब्जेक्ट के बिहेवियर में जो चेंज आता है वही लर्निंग है। बट ये चेंज ना तो मैचुरेशन के बेसिस पे हो सकता, ना ही ये हमारे फैटिक की ड्रग या अल्कोहल के यूज की वजह से हो सकता। वेबस्टर डिक्शनरी में यूज़ किया गया है वर्ड लर्न। लर्न का मतलब क्या है, टू गेन नॉलेज और टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब नॉलेज गेन करना या अंडरस्टैंडिंग, और स्किल बाय स्टडी, या हम पढ़ के कोई स्किल गेन कर लें, या हमारे अंदर समझ आ जाए, या हम नॉलेज गेन कर लें। इंस्ट्रक्शन और एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्शन की वजह से या एक्सपीरियंस करके हम यहाँ नॉलेज गेन कर ले, या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, या हम कोई स्किल गेन कर ले, इसी को क्या बोला गया है, लर्न। The word gain in this definition is very important. It implies addition of new knowledge. तो learn का मतलब according to Webster dictionary industry बोल रही हूँ मैं, नॉलेज गेन करना, अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी गेन करना, या स्किल डेवलप करना। किसकी वजह से, इंस्ट्रक्शन या एक्सपीरियंस की वजह से। तो यहाँ पे गेन वर्ड पे ज़्यादा फोकस किया गया है। गेन का मतलब क्या है, नई नॉलेज को ऐड करना। अब गेट्स क्या बोलते हैं, गेट्स बोलते हैं कि लर्निंग बिहेवियर में मॉडिफिकेशन है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आया है वही लर्निंग है। क्रो एंड क्रो बोलते हैं लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, हैबिट का एक्विजिशन। मेरी बहुत सारी हैबिट थ्रू माई लाइफ चेंज हुई होंगी, नई हैबिट ऐड हुई होंगी, तो वो जो भी मैंने एक्वायर करी है हैबिट्स, वो क्या है, लर्निंग है। नॉलेज को जो मैंने एक्वायर किया है, मेरा एटीट्यूड जो बना है वो लर्निंग है। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो लर्निंग का मतलब है हम नई तरीके से चीज़ों को करना सीख जाते हैं। एंड इट ऑपरेट्स इन एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू ओवरकम ऑब्स्टेकल और टू एडजस्ट न्यू सिचुएशन। और लर्निंग का मतलब अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ये भी है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने ऑब्स्टेकल्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना सीख जाता है लर्निंग के थ्रू, और नई सिचुएशन में एडजस्ट करना सीख जाता है। स्किनर बोलते हैं कि लर्निंग क्या है, प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। मतलब किसी नई सिचुएशन में हम अडेप्ट कर रहे हैं तो हमारा बिहेवियर क्या है, प्रोग्रेसिव स्टेट में है। तो लर्निंग क्या है, प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन है। MLB के क्या बोलते हैं, लर्निंग में भी कंसिडर एज चेंज इन इंसाइट। मेरे इंसाइट में चेंज हो सकता है, मेरे बिहेवियर में चेंज हो सकता है, मेरे परसेप्शन में, मेरे सोचने में चेंज हो सकता है। मोटिवेशन और कम्बिनेशन ऑफ दिस। MLB बोलते हैं कि लर्निंग को हम चेंज मान सकते हैं हमारी इंसाइट में, हमारे बिहेवियर में, हमारे परसेप्शन में, जो मोटिवेशन या इन सब चीज़ों के कम्बिनेशन से बनता है। तो इन सब डेफिनेशन को पढ़ के हमें क्या समझ में आता है कि लर्निंग का मतलब क्या है, चेंज इन बिहेवियर, यही समझ में आया। इन्फेरेंस इज मेड अबाउट लर्निंग बाय कंपेयरिंग द सब्जेक्ट इनिशियल बिहेवियर बिफोर ही वॉज प्लेस्ड इन द लर्निंग सिचुएशन एंड व्हाट बिहेवियर एग्जिबिटेड आफ्टर द ट्रीटमेंट। इन्फेरेंस का मतलब क्या है, इन्फेरेंस मतलब ये इन्फेरेंस दी गई कि चेंज इन बिहेवियर लर्निंग होता है। ये कब दी गई, जब हमने एक सब्जेक्ट को, एक इंडिविजुअल को लर्निंग से पहले,
मतलब लर्निंग सिचुएशन से पहले उसके इनिशियल बिहेवियर को देखा, पहले उसका इनेट बिहेवियर क्या था, ठीक है, पहले उसका बिना लर्निंग के क्या बिहेवियर था और लर्निंग के बाद क्या बिहेवियर था और क्या चेंज आया, उससे हमने ये इन्फरेंस दी है कि लर्निंग का मतलब होता है बिहेवियर में चेंज आना। ये चेंज इंक्रीज कर सकता है किसी की कैपेबिलिटी, मतलब मेरी किसी चीज़ में परफॉर्मेंस अच्छी कर सकता है। जैसे नाउ आई हैव स्टार्टेड कुकिंग इन ए बेटर वे, ठीक है, माई कुकिंग वॉज बैड बट बाय प्रैक्टिसिंग इट आई स्टार्टेड कुकिंग वेरी वेल, आई कैन मेक मैनी डिशेज नाउ, है ना। तो जो ये क्या है, मेरी कैपेबिलिटी, मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, इंक्रीज हो गई है मेरी कैपेबिलिटी, है ना। अल्टर डिपोजिशन इन एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया है। वट काइंड ऑफ एटीट्यूड, वट काइंड ऑफ एटीट्यूड, इट डिपेंड ऑन द पर्सन एंड इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मेरे इंटरेस्ट चेंज हो गए होंगे, मेरी वैल्यूज़ चेंज हो गई है। नाउ आई थिंक कि मेरी वैल्यूज़ ये है कि आई वॉन्ट टू लिव अ ऑर्गेनिक लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव अ स्लो लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव अ, मतलब मेरे को ताम झाम वाली लाइफ नहीं चाहिए। मेरे को लगता है कि आई स्टार्टेड गिविंग वैल्यू टू अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक हेल्दी लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ, है ना। तो दिस चेंज मस्ट नॉट बी मोमेंटरी, ये सिर्फ एक मोमेंट, एक क्षण भर के लिए नहीं होता, ये परमानेंट होता है। ये जो चेंज होता है इट शुड बी रिटेन्ड, ये रिटेन रहेगा, मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये रहेगा इंसान के अंदर। लास्टली द चेंज मस्ट बी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द काइंड ऑफ चेंज दैट इज एट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ। और ग्रोथ की वजह से जो चेंज आता है, जैसे भाई हाइट में बढ़ना, वेट में बढ़ना, हमारे नेल्स का बढ़ना, हमारे हेयर का बढ़ना, हमारी बोन्स का बढ़ना, ये चेंज क्या नहीं है, लर्निंग नहीं है, तो ये अलग होता है। सच एज चेंज इन हाइट और डेवलपमेंट ऑफ मसल्स थ्रू एक्सरसाइज, दीज आर नॉट लर्निंग, ठीक है। तो हमने लर्निंग के बारे में सीख लिया कि लर्निंग होती क्या है, नेचर ऑफ लर्निंग के बारे में। लर्निंग एक अडेप्टेशन और एक एडजस्टमेंट है। अगर मैंने सीख लिया, कोई चीज़ सीख ली, तो मैं किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकती हूँ और अडेप्ट कर सकती हूँ। लर्निंग इम्प्रूवमेंट है, किसी के बिहेवियर में, इंटरेस्ट में, हैबिट में, ठीक है, एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट होना, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये हमारे एक्सपीरियंस को हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं लर्निंग की फॉर्म में। जैसे जैसे सिचुएशन को हम टैकल करते जाते हैं, हम सीखते जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई इंसान नई नई जॉब जब वो ज्वाइन करता है तो उसको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है, पर धीरे धीरे वो लोगों के साथ डील करना, उसको कैसे रहना है, वो सब वो सीख जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग आवर एक्सपीरियंस इज़ लर्निंग। लर्निंग क्या करती है, बिहेवियर चेंजेस लेके आती है ना। कुछ पॉजिटिव चेंज होते हैं, कुछ नेगेटिव चेंज होते हैं। लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें लर्नर जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, कॉन्शियसली इन्वॉल्व रहता है। लर्निंग गोल डायरेक्टेड होती है, इसमें कुछ एम और पर्पस भी होता है हमारा लर्निंग का। जैसे जब हम कोई स्किल सीख रहे होते हैं, है ना, तो वो हमारा गोल डायरेक्टेड लर्निंग में आता है। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या, हर कोई सीखता है, इवन एनिमल भी सीखते हैं। और कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस के थ्रू और री इन्फोर्स्ड प्रैक्टिस के थ्रू हमारी लर्निंग क्या होती जाती है, परमानेंट होती जाती है। अब कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एज ए प्रोसेस देखते हैं। ये लर्निंग क्या है, एक मोटिव और ड्राइव की वजह से आता है। लर्निंग, कोई भी हम चीज़ सीख रहे हैं वो किसकी वजह से होगा, लर्निंग से पहले हमारा कोई मोटिव होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए। जैसे बच्चे खाना सीखते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उसको फीड करवाना छोड़ देते हैं और उनके आगे खाना रख देते हैं और वो बच्चे भूखे होते हैं, तो वो ड्राइव है। यहाँ पे हंगर क्या है, एक ड्राइव है, उनके पास एक मोटिव है, तो बच्चे क्या करेंगे, खुद से प्लेट से उठा के खाने की कोशिश करेंगे। तो मोटिव इज़ अ डायनेमिक फोर्स, ये चेंज होता रहता है, डैट कंपेल्स एन इंडिविजुअल, पर जो मोटिव है वो कंपेल करता है एक इंडिविजुअल को काम करने के लिए, ठीक है। तो मोटिव क्या करता है, मोटिव की वजह से इंसान क्या करता है, उसकी मजबूरी हो जाती है वो काम करने की। इट इनिशिएट द लर्नर टू लर्न समथिंग। गोल, एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू सेट ए डेफिनेट गोल फॉर अचीवमेंट, कि मेरे को क्या सीखना है। जैसे जब हम स्किल सीखते हैं या जब हम एजुकेशन फील्ड में देखें तो हम गोल सेट करते हैं लर्निंग के। इफ़ ए डेफिनेट गोल इज सेट देन द लर्निंग बिकम्स पर्पसफुल और इंटरेस्टिंग हो जाती है। बैरियर एंड ब्लॉक, बैरियर इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बैरियर तो आते ही हैं, जैसे जब स्कूल में बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं, स्टार्टिंग में उनको अल्फ़ाबेट्स का नहीं पता होता है, अलजेब्रा जब सिखाते हैं तो उनको नहीं पता होता है L+B का स्क्वायर कैसे आया, इसको खोल के अगर हम कैसे याद करें, ठीक है। उनको फ्रैक्शन के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री सीखने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो बैरियर्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं प्रोसेस के, जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं। ये लर्नर को जो भी बैरियर्स होते हैं उनके गोल अचीव करने से दूर रखते हैं।
बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बच्चा क्या करता है, अलग अलग तरीके अपनाएगा, लर्नर अलग अलग तरीके अपनाएगा उस प्रॉब्लम से, उस बैरियर से बच के अपने गोल को अचीव करने के लिए, और एट द एंड वो एक राइट डायरेक्शन में पहुंच जाता है, एक राइट पाथ पे पहुंच जाता है। ठीक है, अगर डिफ़िकल्टी नहीं होगी तो बिहेवियर में कोई चेंज आ ही नहीं पाएगा। जैसे इस डायग्राम से हम लर्निंग को समझते हैं, हमारे पास एक मोटिव हुआ, मोटिव की वजह से हमने पहले हमने गोल सेट कर रखा है, ये क्या है हमारा लर्निंग गोल, कि लास्ट में हमने ये गोल अचीव करना है सीख के। अब मेरा मोटिव है कोई, चाहे मेरा जॉब गेन करना या अर्निंग मेरा कोई हो सकता है, या हंगर हो सकती है, या मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन कोई मोटिव हो सकता है, या सेल्फ सेटिस्फेक्शन मेरा एक मोटिव हो सकता है। ठीक है, तो मोटिव है। अब मोटिव जब आता है तो बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, और बैरियर्स आते हैं तो मैं बहुत सारे अटेम्प्ट करती हूँ, अलग अलग रिस्पॉन्स जनरेट करती हूँ। ठीक है, तो उन रिस्पॉन्स में से कुछ फेल होंगे रिस्पॉन्स, अनसक्सेसफुल हो जाएंगे कुछ अटैम्प्ट, और कुछ अटैम्प्ट होंगे सक्सेसफुल। और जब सक्सेसफुल अटैम्प्ट हो गए, मैं राइट पाथ पे हूँ, जब राइट पाथ पे होंगी तो क्या होगा, मैं अपना गोल अचीव कर लूँगी। और यही क्या है, लर्निंग प्रोसेस। इसी को क्या बोला जाता है, लर्निंग प्रोसेस बोला जाता है। हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग हैज़ बीन क्लासिफाइड इन मैनी वेज। कुछ इनफॉर्मल लर्निंग होती है, फॉर्मल होती है, नॉन फॉर्मल लर्निंग होती है। हमने कैसे वे ऑफ एक्वायरिंग लर्निंग, मतलब कैसे एक्वायर करी है, कैसे गेन करी है, कैसे हमने सीखा है, उस सीखने की प्रोसेस के बेसिस पे हम लर्निंग को इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, जैसे इनफॉर्मल लर्निंग का मतलब है इंसिडेंटल लर्निंग, जो हमारी पूरी लाइफ चलती रहती है, थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। जैसे सोचो कि हम इंट्रोवर्ट नहीं होते, कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ए गर्ल इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट, वो कुछ भी बोल देती है, मुँह फट है, मतलब वो जवाब दे देती है, पर धीरे धीरे लोग उसको क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे इंसिडेंटल हो रही है वो, धीरे धीरे क्या हो जाती है, इंट्रोवर्ट हो जाती है, वो अपनी फीलिंग्स हाइड करने लग जाती है। तो ये क्या हो गया, इंसिडेंटल लर्निंग हो गई, है ना। थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है, उसने प्लान नहीं किया था कि मैं ऐसी हो जाऊंगी, विदाउट प्लानिंग ये हो गया। तो जो हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंस, जो डे टू डे हम सोशली इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं, अपने नेबर से, फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, इंटरेक्ट करके जो हमारी लर्निंग होती है वो इनफॉर्मल लर्निंग में आती है। जैसे ऑटोमेटिकली बच्चा क्या होता है, गोल रोटी बनाना सीख जाता है, ऑटोमेटिकली बच्चा अपने कपड़े फोल्ड करके रखना सीख जाता है। और ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, हम सोचते ही नहीं कि हम बड़े होकर अपने काम खुद से करेंगे, जो हमारे पेरेंट्स करते थे, पर वो धीरे धीरे हो जाती है। तो वो क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग इज़ इंटेंशनल, ये स्कूल में होती है, इंटेंशन के साथ होती है कि हाँ मेरे को इतना सीखना ही है, जब मैं 12th में आ जाऊँगी तो मैं ये स्ट्रीम लूँगी, या फिर मेरे को इसमें मास्टर्स करना है। तो ये इंटेंशनल है और ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो लर्निंग होती है, जो एजुकेशन वाली लर्निंग है, वो फॉर्मल है। नॉन फॉर्मल भी इन इंटेंशनल होती है, बट वो क्या होती है, सॉरी, नॉन फॉर्मल लर्निंग भी इंटेंशनल होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है, बट ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कोई स्किल सीख लेना, जैसे मैं बुनाई, कढ़ाई, सिलाई कुछ सीखूँ, नॉन फॉर्मल लर्निंग है। इंडिविजुअल और ग्रुप लर्निंग, लर्निंग जो इंडिविजुअल लेवल पे हो या ग्रुप लेवल पे हो। जैसे कोई स्पोर्ट खेल रहा है तो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें इंडिविजुअल खेलता है ना, जैसे चेस खेल लिया, ठीक है, पर कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे फुटबॉल या क्रिकेट खेला तो ग्रुप लर्निंग सीखेगा, वो लीडरशिप स्किल्स, ग्रुप में कैसे काम करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वो चीज़ें सीखेगा। तो इंडिविजुअल लर्निंग भी होती है और ग्रुप लर्निंग भी होती है। अनदर क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, जैसे मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का मतलब है जब हम अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से को यूज़ करके कोई चीज़ सीखें, जैसे टाइपिंग सीख रहे हैं, जैसे चलना सीख रहा है बच्चा, तो ये क्या है, मोटर लर्निंग। अपनी मसल्स का यूज़ करके जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना सीख रहा है बच्चा, ठीक है, ड्राइविंग स्किल्स हो गए, तो मोटर लर्निंग में आते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, इसमें क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं हम, जैसे इन्फेंट डिस्क्रिमिनेट मदर एंड आंट, मिल्क एंड वाटर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन सीखते हैं, डिस्क्रिमिनेट लर्निंग। जैसे बच्चा क्या है, उसको पता चल जाता है, छोटे बच्चे को पता चल जाता है कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, शी कौन है, ही कौन है ना। मदर में और चाची में फ़र्क करना, पानी में, दूध में फ़र्क करना, मेटल्स नॉन मेटल में फ़र्क करना सीख जाते हैं, तो डिस्क्रिमिनेट लर्निंग है।
वर्बल लर्निंग, जब बच्चा वर्ड्स का यूज़ करना सीख जाता है, लैंग्वेज का यूज़ करना सीख जाता है, वर्बल लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग, जब हम कंसेप्ट सीखते हैं, जैसे अभी हम लर्निंग का कंसेप्ट सीख रहे हैं, ये क्या है, कंसेप्ट लर्निंग। सेंसरी लर्निंग, जब हम अपनी सेंसेस का यूज़ करना, जैसे हमें महक का पता चलने लग जाता है कि क्या घर में बन रहा है, किसी ने कौन सा परफ्यूम लगाया है ना, कौन से फ्लावर की कौन सी महक है ना। हमें कई बार डिटर्जेंट में से महक आती है, किसी को लेमन की पता चल जाता है, किसी को गवावा की महक का पता चल जाता है ना। तो ये क्या है, सेंसरी लर्निंग है। अब हम लर्निंग कर्व्स को पढ़ेंगे। लर्निंग कर्व है क्या, व्हाट इज़ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब ग्राफ की फॉर्म में हम ये दिखाते हैं कि कैसे लर्निंग हुई है, किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से लर्निंग हुई है। तो वही हम दो यहाँ पे वेरिएबल्स लेते हैं, वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। तो एक को एक्स एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, एक्स एक्सिस की तरफ हम एक वेरिएबल लेंगे, एक हम वाई एक्सिस की तरफ लेंगे जो हमारा वर्टिकल होता है। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो दो वेरिएबल लेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और फिर हम उन वेरिएबल्स के बिहाफ पे कोई ग्राफ क्रिएट करते हैं। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लर्निंग कर्व बोला जाता है। और लर्निंग कर्व हमें बताते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से लर्निंग हुई है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक लर्निंग कर्व है, ये यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिखा रहा है। ये स्पीड ऑफ टाइपिंग है, मान लो हम टाइपिंग की बात कर रहे हैं, और टाइपिंग क्या है कि मोटर स्किल है। क्या है, मोटर स्किल है, क्योंकि मैं अपनी मसल्स का, फिंगर्स का यूज़ करके यहाँ पे टाइपिंग सीख रही हूँ, फिंगर्स का यूज़ करके सीख रही हूँ। तो ये एक मोटर स्किल है। ठीक है, मोटर लर्निंग में आता है ये। तो टाइपिंग भी क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है। तो स्पीड ऑफ टाइपिंग को यहाँ पे रखा गया है, विच इज़ अ वेरिएबल। वेरिएबल क्यों, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ही उसकी स्पीड ऐसी नहीं होगी कि वो 10 वर्ड एक साथ 1 सेकंड में टाइप कर देगा या 1 मिनट में टाइप कर देगा, है ना। 1 मिनट में 10 वर्ड टाइप कर देगा। स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं होगा जब भी कोई टाइपिंग सीख रहा होगा। तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं कि 6 वर्ड टाइप कर सकता है, 5 कर सकता है, 4 कर सकता है, 3 कर सकता है, 20 कर सकता है। ठीक है, आवर्स ऑफ लर्निंग, कितना टाइम उसने टाइपिंग सीखने में लगाया है, वो भी वेरी करेगा। किसी दिन वो 1 घंटा लगाएगा, किसी दिन 10 मिनट, किसी दिन 5 मिनट, कभी वो स्किप कर देगा, कभी ज़्यादा टाइम लगाएगा, कभी कम टाइम लगाएगा, या थ्रू आउट द मंथ या ईयर उसने कितना टाइम लगाया है, उसके बेसिस पे भी उसकी लर्निंग क्या होती है, परमानेंट होती जाती है, स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक स्पीड ऑफ टाइपिंग, एक आवर्स ऑफ टाइपिंग। आवर्स ऑफ लर्निंग। आवर्स ऑफ लर्निंग को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, स्पीड ऑफ टाइपिंग को हमने वाई एक्सिस पे लिया है। ठीक है, और हमारा एक ग्राफ आया है। अब ये ग्राफ कैसा है, देखो ये स्मूथ ग्राफ नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर शेप में नहीं है, ये क्या है, वेरी कर रहा है ना, ये चेंज हो रहा है, वेरिएबल शो कर रहा है, ये जिगजैग से पैटर्न में है। क्यों है, क्योंकि लर्निंग कभी भी स्मूथ नहीं होती, क्योंकि लर्निंग कभी भी स्मूथ नहीं होती, ये स्मूथ नहीं होती, मतलब किसी एक कर्व को फॉलो नहीं करती, किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती। लर्निंग कभी भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, ये वेरी करती है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है। तो जो कर्व है इसको 5 कैटेगरी में, 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, ABCDE। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, पीरियड ऑफ स्लो प्रोग्रेस। ये ए क्या है, पीरियड ऑफ स्लो प्रोग्रेस। स्लो प्रोग्रेस का पीरियड क्या होता है, जब एक पर्सन सीखना स्टार्ट करता है किसी भी एक्टिविटी को स्क्रैच से। जैसे मान लो मेरे को फॉर एग्जांपल टाइपिंग ना आती हो और मैं टाइपिंग सीखना चाहूँ, तो मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरी अर्ली प्रोग्रेस क्या होगी, स्लो होगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो चलना सीखता है तो वो गिरता है, पहले वो चारपाई के साथ में या कोई दीवार के साथ में चलेगा, उसको पकड़ पकड़ के सीखेगा, तो उसकी वो स्टार्टिंग में बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। 2 कदम रखता है फिर बैठ जाता है, 2 कदम रखता है बैठ जाता है, उसको डर लगता है कि मैं गिर जाऊँ। तो यहाँ पे ये क्या है, पीरियड ऑफ स्लो प्रोग्रेस है। जब भी कोई नई स्किल हम सीख रहे हैं, स्क्रैच से सीख रहे हैं, उस टाइम पे लर्निंग बहुत ही स्लो होती है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। ये बी है, बी क्या है, रैपिड ग्रोथ का पीरियड है। रैपिड ग्रोथ में क्या होता है, इन दिस स्टेज लर्नर्स आउटपुट रेजेस रैपिडली। एकदम से बच्चा का जो लर्निंग आउटपुट है, मतलब वो सीख जाएगा चलना। ठीक है, जैसे टाइपिंग करना सीख रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी उंगलियों का और टाइपिंग का क्या कोऑर्डिनेशन है, उसकी रैपिड प्रोग्रेस होगी। फिर है पीरियड ऑफ नो अपेरेंट प्रोग्रेस। फिर एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखता, मतलब उसने सीख लिया है, उसको कोऑर्डिनेशन भी करना आ गया है, बट यहाँ पे उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है क्योंकि इट विल टेक टाइम। लर्निंग कर्व्स फ्रीक्वेंटली डिस्प्ले पीरियड ऑफ नो अपेरेंट प्रोग्रेस, और इसको क्या बोलते हैं, प्लेट्यू।
मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है हमें। ए पीरियड ऑफ नो विजिबल लर्निंग प्रोग्रेस, कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है सीखने में या नहीं हो रही है। इस इम्प्रूवमेंट को, बट ये इम्प्रूवमेंट इसके बाद इम्प्रूवमेंट होती है, मतलब प्लेटू की जो प्रोग्रेस की पीरियड है, नो अपेरेंट प्रोग्रेस वाला जो पीरियड है, इसके बाद एकदम से हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है, तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज। जैसे टाइपिंग में एक पर्सन में आफ्टर हैविंग मेड रेदर कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सम टाइम रिच ए पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है महीनों तक, वीक तक, कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही। फिर एक पीरियड आता है सडन राइज का। एट द एंड ऑफ प्लेटू देयर इज ए जनरली स्पर्ट इन अचीवमेंट, वो एकदम से बहुत सारे वर्ड टाइप करने की कैपेबिलिटी गेन कर लेता है, तो क्या होता है, सडन राइज आ जाता है। ठीक है, सडन राइज आ जाएगा। फिर क्या आता है, लेवलिंग। ऑल लर्निंग विल फाइनली स्लो डाउन, जो भी उसने सीखा है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा एक ऐसे एक्सटेंट तक कि उसके आगे कोई इम्प्रूवमेंट ना हो। ठीक है, कुछ गिवन सिचुएशंस में तो एक लिमिट तक पहुंच जाएगा, थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगा कर्व, है ना, हमारी फिजियोलॉजिकल लिमिट तक पहुंच जाएगा। मतलब हाईएस्ट पॉइंट हम जब अचीव कर लेते हैं, तो हमारी लिमिट पहुंच जाती है, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते, ये हमारी लिमिट है ना। हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट लिमिट होती है। तो लेवलिंग क्या है, वो हाईएस्ट पॉइंट जो थ्रेशोल्ड है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। तो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं लर्निंग कर्व के, इस से हमने क्या सीखा कि लर्निंग कर्व के क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कि जब भी हम शुरुआत करेंगे, किसी चीज़ को सीखने की शुरुआत करेंगे, तो वो इनिशियल प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। जैसे बच्चा चलना सीखता है तो वो 1-2 कदम ही चलता है। स्पर्ट लाइक लर्निंग आफ्टर सम टाइम, पहले वो 1-2 कदम चलना सीखेगा और फिर वो एकदम से दौड़ना भागना भी सीख जाएगा। फिर स्पर्ट होगी लर्निंग, फिर क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा रेट लर्निंग का, मतलब हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। और एकदम से क्या आएगा, प्लेट्यू आ जाएगा, मतलब कोई इंप्रूवमेंट हमें नहीं दिखाई दे रही। फिर एकदम से जो इम्प्रूवमेंट ना दिखाई देने वाला फेज़ था, वो हमें तैयार कर रहा था, है ना, तैयार कर रहा था। फिर एकदम से हमें क्या होगा, इंक्रीज्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग दिखेगी। फिर क्या हो जाएगा, हमारी लिमिट पहुंच जाएगी और हमारा लेवलिंग हो जाएगा, मतलब थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएंगे, इसके आगे कोई लर्निंग नहीं होगी। और ये सारी जो लर्निंग की प्रोसेस है, ये लर्नर टू लर्नर वेरी करती हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स। कितने टाइप के लर्निंग कर्व्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लर्निंग कर्व्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लर्नर, कि लर्नर का क्या नेचर है, वो मैन है, विमेन है, बच्चा है, बड़ा है, कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, और कौन सा टास्क उसको दिया गया है, क्या लर्निंग मटेरियल दिए गए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है लर्निंग। कितना टाइम दिया गया है किसी चीज़ को, स्किल को सीखने के लिए। कंडीशंस क्या है जब लर्निंग हो रही है, उसको मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है ना, इकोनॉमिकली फिट है, इमोशनली फिट है, साइकोलॉजिकली बोले तो इन सब कंडीशन के ऊपर हमारे जो कर्व्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। मेनली 3 टाइप्स के कर्व्स की हम बात करते हैं। एक होता है नेगेटिवली एक्सेलरेटेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स कर्व बोलते हैं। पहला हमारा जो कर्व होता है वो क्या है, नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व, जिसको कन्वेक्स कर्व बोला जाता है। दूसरा पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व होता है, जिसको कनकेव कर्व बोला जाता है। एक होता है कन्वेक्स और कनकेव कर्व का कॉम्बिनेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेटेड भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, मतलब ये हाइब्रिड कर्व है। क्या है, हाइब्रिड कर्व है। कन्वेक्स कर्व की बात करते हैं। ये रैपिड इनिशियल इम्प्रूवमेंट शो करता है। जैसे ये हमारे पास कर्व है, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में रैपिड इनिशियल इम्प्रूवमेंट हो रही है, हम जल्दी से सीख रहे हैं कोई चीज़, फिर वो जो सीखा है वो टाइम के साथ स्लो हो गया, है ना। व्हेन द टास्क इज सिंपल, जैसे मान लो स्टार्टिंग में हमें को इंटरेस्ट आ गया किसी चीज़ में और हमने जल्दी जल्दी वो चीज़ सीख ली, फिर हम बोर हो गए और हमें वो टास्क क्या लगने लग गया, सिंपल लगने लग गया। जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको ना टफ़ सिचुएशन, टफ़ प्रॉब्लम सोल्व करने में बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, वो उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं और जल्दी ही वो क्या बन जाती है, उनके लिए बहुत सिंपल बन जाती है और बोरिंग बन जाती है, तो लर्निंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का ये कन्वेक्स कर्व है। यहाँ से जब हमारा निकला हुआ है हिस्सा, जैसे इसको मानो कि ये चम्मच का अंदर वाला हिस्सा है, ये चम्मच का बाहर वाला हिस्सा है, तो ये कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स फॉर्म होती है। ठीक है, ये कर्व्ड हो रखा है बाहर, मतलब अंदर की तरफ कर्व हो रखा है, तो बाहर की तरफ इसका पेट निकला हुआ है, तो ये क्या है, कन्वेक्स। तो ये कन्वेक्स कर्व है, मतलब ये क्या है, नेगेटिवली एक्सेलरेटेड। नेगेटिवली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है, नेगेटिव फॉर्म आ जाती है इसकी। जैसे जैसे कर्व बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो नेगेटिव फॉर्म आ जाएगी। नेगेटिव फॉर्म का मतलब क्या है, स्लो हो जाएगी लर्निंग। तो लर्निंग स्लो होगी तो नेगेटिव हो गया,
हमें तो क्या करना था, लर्निंग को फास्ट करना था, बट बोरिंग होने की वजह से, टास्क सिंपल होने की वजह से लर्निंग स्लो हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व, दैट इज कन्वेक्स कर्व। कनकेव कर्व क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग में लर्निंग स्लो होती है, पर धीरे धीरे लर्निंग क्या है, टाइम के साथ बहुत बढ़ती जाती है जब टास्क डिफ़िकल्ट होता है ना। तो इस तरह की लर्निंग को क्या बोलते हैं हम, कनकेव लर्निंग और पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग। जैसे यहाँ पे स्लो लर्निंग थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, हमारे टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और लर्निंग क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसको पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। और ये बाहर की तरफ, यहाँ से ये कनकेव शेप में है, चम्मच का अंदर वाला हिस्सा है ये, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कनकेव कर्व बोलते हैं। अब एक होता है ऐसा कर्व जो एस शेप्ड का दिखाई देता है, इस तरह का दिखाई देता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, यहाँ पे फास्ट लर्निंग हुई, नहीं, यहाँ पे क्या हुई, स्लो लर्निंग हुई। यहाँ पे जब था लर्नर तो स्लो लर्निंग हुई, और धीरे धीरे यहाँ पे फास्ट होगी लर्निंग। तो ये क्या हो गया, कनकेव कर्व हो गया, मतलब पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व बन गया ये, है ना। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या थी उसकी, फास्ट लर्निंग थी, बट विद टाइम वो जो टास्क था वो सिंपल होता गया, और ये क्या होगी, स्लो लर्निंग हो गई। यहाँ पे क्या होगी, स्लो लर्निंग होगी, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कर्व कन्वेक्स हो गया, तो ये क्या है, नेगेटिवली एक्सेलरेटेड। तो जब पॉजिटिवली और नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व, कनकेव और कन्वेक्स कर्व मिल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कनकेव कन्वेक्स हाइब्रिड बोलते हैं। और ये कैसा आता है, एच शेप का आता है, एच शेप्ड कर्व होता है। और एक्चुअल प्रैक्टिस में एच शेप का ही कर्व होता है, ये इरेगुलर शेप का कर्व होता है, क्योंकि हमारी लर्निंग कभी भी स्मूथ नहीं होती, एक सेम पेस में नहीं बढ़ती। कभी हम ज़्यादा सीखना चाहते हैं, कभी हम कम सीखना चाहते हैं, कभी हम स्लो लर्नर होते हैं, कभी हम फास्ट लर्नर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन आवर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हमारे लर्निंग कर्व्स को अफेक्ट करते हैं। लर्नर का नेचर, उसका एटीट्यूड क्या है, उसको लर्निंग में इंटरेस्ट आ रहा है, क्यूरियस है, वो मोटिवेटेड है या नहीं, ना। नेचर ऑफ द लर्नर, मेथड ऑफ लर्निंग, क्या वो मेथड जिसमें बच्चे को सिखाया जा रहा है वो इजी है या नहीं। लर्नर की कितनी एबिलिटी है वो टास्क परफॉर्म करने की, कितना टाइम दिया गया है उसको सीखने के लिए, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है लर्निंग से रिलेटेड, किस कंडीशंस में लर्निंग हो रही है। ये सारे फैक्टर किसको अफेक्ट करते हैं, लर्निंग कर्व्स को अफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या एजुकेशनल इंपॉर्टेंस होती है हमारे लर्निंग कर्व की। लर्निंग कर्व एजुकेशन में कैसे हेल्पफुल होते हैं, इन एक्वायरिंग द बेसिक स्किल्स। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जब हम बेसिक स्किल्स एक्वायर करते हैं, द लर्नर एट टाइम्स अपीयर टू शो नो प्रोग्रेस, तो वो स्लो लर्नर होता है ना। तो वो कौन सा कर्व होता है, कन्वेक्स कर्व होता है। ऐसी मोमेंट में टीचर डायग्नोस कर सकता है कि बच्चा क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा, क्या रीज़न है, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या मेथड सही नहीं है पढ़ाने का, या सब्जेक्ट उसके लिए सही नहीं है ना। स्टूडेंट प्रोग्रेस में भी अरेस्टेड, स्टूडेंट की प्रोग्रेस रुक जाती है, क्योंकि वर्क कॉम्प्लेक्स हो सकता है या बहुत सिंपल हो सकता है, या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है उसके लिए या बहुत सिंपल हो सकता है। द टीचर कैन ऑब्जर्व द स्टूडेंट वर्क, उसके वर्क को ऑब्जर्व करके ये पार्ट डिटेक्ट कर सकती है कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और टीचर को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चे ने डेवलप किया है एनी फॉल्टी स्टडी हैबिट्स, ठीक है। अगर कोई भी गलत स्टडी हैबिट उसकी डेवलप हो गई तो उसकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी, तो टीचर को उसमें ध्यान देना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। द प्लेटू क्या होता है, वो स्टेज जिसमें क्या होती है, कोई प्रोग्रेस नहीं होती, कोई इंप्रूवमेंट वाली साइन नहीं दिखते हैं, नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। जब हमें इम्प्रूवमेंट का साइन नहीं दिखता लर्निंग में, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेटू स्टेज। ये किसकी वजह से हो सकती है, लेक ऑफ मोटिवेशन की वजह से भी हो सकती है, कि हम सेम टास्क किए जा रहे हैं तो बोरिंग बन जाता है। द टीचर शुड प्रोवाइड इनकरेजमेंट, तो टीचर को एनकरेज करना चाहिए बच्चे को, ताकि उसका जो मोटिवेशन है वो हाई लेवल पे रहे और बच्चा उस टास्क को करने के लिए मोटिवेटेड फील करे, ठीक है। सक्सेसफुल लोगों में यही एक अच्छी चीज़ होती है कि वो हार नहीं मानते, उनको बोरिंग लगता है तब भी वो उठेंगे और उस चीज़ को करेंगे, दे नेवर गिव अप। द लर्निंग कर्व्स गिव ए ग्राफिक एविडेंस, तो लर्निंग कर्व्स जो कनकेव और कन्वेक्स कर्व है वो हमें क्या देते हैं, ग्राफिक एविडेंस देते हैं कि किसी ने कैसे प्रोग्रेस की है ना। विच इज़ एन इफेक्टिव मोटिवेशनल डिवाइस फॉर द लर्नर, जो क्या है, मोटिवेशनल डिवाइस का काम करता है लर्नर के लिए। ओक्योरेंस ऑफ प्लेटू क्या था, नो इम्प्रूवमेंट वाला फेज, इसको कम किया जा सकता है सुपीरियर टीचिंग मेथड्स के थ्रू,
ठीक है। मतलब इस तरह के टीचिंग मेथड लेके आओ, जैसे उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाओ, पर प्रोजेक्ट मेथड करवाओ, उनको अलग अलग लैब में लेके जाओ, उनको टूर करवाओ, ट्रिप्स करवाओ, गार्डन्स में लेके जाओ, अगर मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेके जाओ, अगर हम कंजर्वेशन का कंसेप्ट सिखा रहे हैं तो सुपीरियर टीचिंग मेथड्स के थ्रू हम प्लेटू को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है। सब्जेक्टिव कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये वो कंडीशंस होती हैं जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, इंडिविजुअल के खुद के ओपिनियन पे, इसीलिए इनको सब्जेक्टिव कंडीशंस बोले गए हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा लर्नर, ठीक है। तो लर्नर की कंडीशंस पे डिपेंड करती है लर्निंग, ठीक है, खुद के ओपिनियन पे डिपेंड करती है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, है ना। उसके मोटिवेशन, वो कितना मोटिवेटेड है, उसकी मैचुरेशन पे, उसका मैचुरेशन लेवल कितना है, उसकी प्रेफरेंस क्या है सीखने की, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, और कौन से मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, इन सब पे डिपेंड करता है सब्जेक्टिव कंडीशंस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ऑफ लर्निंग वो कंडीशंस हैं फ्री फ्रॉम पर्सनल ओपिनियन, जो पर्सनल ओपिनियन से फ्री होती हैं, ये सेम होती हैं सबके लिए। जैसे मान लो स्कूल में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा तो पढ़ नहीं रहा, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं सेम स्कूल के अंदर, तो उनका जो फिजिकल एटमॉस्फेयर होगा, जहाँ पे वो क्लासरूम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो बुक्स वो पढ़ रहे हैं वो सब सेम होगा, तो फिजिकल एटमॉस्फेयर सेम हो सकता है, री सेम हो सकती है, ठीक है। बार बार सेम मटेरियल को रिवाइज करवाया जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं, क्विजेज लिए जाते हैं, यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं ना, असेसमेंट होती है, तो री की जाती है। टीचिंग मेथड्स सेम होते हैं, टाइम टेबल सेम होता है, गाइडेंस सेम होती है, प्यूपल टीचर रिलेशनशिप सेम होता है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस होती हैं हमारी किसकी, लर्निंग की। फिजिकल एटमॉस्फेयर, री टीचिंग मेथड्स, टाइम टेबल, गाइडेंस, प्यूपल टीचर रिलेशनशिप। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ लर्निंग, मतलब कौन सी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं सीखने के लिए, रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉलेज को लिंक कर रहे हैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में, अपने आप को इवोल्वेट कर रहे हैं, हमें कितना आया कितना नहीं आया, टेस्ट वगैरह देके मल्टी सेंसरी अप्रोच लगा रहे हैं, मटीरियल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, मेथडोलॉजी ऑफ कंडीशंस जो हमें डिफाइन करती है कि लर्निंग कैसी होगी, किस पेस से होगी, कितनी होगी। देखते हैं लर्निंग और मैचुरेशन में क्या रिलेशनशिप होता है, लर्निंग और मैचुरेशन के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, ठीक है। मैचुरेशन एक बोरोड कंसेप्ट है, क्योंकि हम बायोलॉजी में मैचुरेशन की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई कितना मैच्योर हुआ है, मतलब उसकी एज कितनी है, वो मैच्योर कितना हुआ है, मेंटली कितना मैच्योर हुआ है, इमोशनली कितना मैच्योर है, फिजिकली मैच्योर कितना हुआ है। तो ये फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है एक ग्रोइंग पर्सन की। मैच्योरेशन इज़ अ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग पर्सन। क्या है, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए ग्रोइंग पर्सन। तो ये क्वालिटेटिव चेंज होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज मतलब ग्रोथ, क्वालिटेटिव चेंज मतलब मैच्योरेशन, क्योंकि साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, कोग्निटिव डोमेन तीनों ही डेवलप होते हैं जब बच्चा मैच्योर होता है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन, पर लर्निंग का मतलब क्वालिटेटिव चेंजेस जो मैचुरेशन के टाइम पे आते हैं वो लर्निंग नहीं होती, ठीक है, लर्निंग नहीं होती वो। रिलेशनशिप बिटवीन मैचुरेशन एंड लर्निंग इज़ वेरी क्लोज, क्योंकि लर्निंग तभी होती है जब कोई भी इंडिविजुअल एक सर्टेन लेवल पे हो मैचुरेशन की, ठीक है। यहाँ पे ग्लिटमैन H 1996 उन्होंने बोला है कि मैचुरेशन एक प्रोग्राम ग्रोथ प्रोसेस है, प्रोग्रामिंग होती है, मतलब प्रोग्राम्ड ग्रोथ प्रोसेस है जो अनअफेक्टेड रहती है इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ, मतलब इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं करेगा एक बच्चे का चलना बोलना, ठीक है, उसका हाथों से खाना खाना सीखना, ये सब चीज़ें इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं वह अफेक्ट नहीं करेंगी। हाँ, बट न्यूट्रिशन कर सकता है एक हद तक, बट नॉट मेजरली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे वॉकिंग इन ह्यूमन बींग्स अफेक्ट नहीं करी जाती इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, चाहे कोई गरीब बच्चा है, चाहे सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, अगर वो हैंडीकैप्ड नहीं है तो बच्चा एक टाइम ड्यूरेशन तक सीख जाता है चलना। थोड़ा कोई बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं, कोई थोड़ा लेट सीखते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी। फॉर ट्रेनिंग टू यील्ड इफेक्टिव रिजल्ट, अगर हम किसी बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं और हम अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, इफेक्टिव रिजल्ट चाहते हैं एक डिफाइंड लेवल पर, तो हमें क्या चाहिए, एक मैचुरेशन का लेवल चाहिए उस बच्चे को ट्रेन करने के लिए। जैसे लर्निंग एंड ट्रेनिंग शुड स्टार्ट व्हेन ए चाइल्ड रीचेज एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैचुरेशन, तभी वो रेडी हो पाएगा किसी एक्टिविटी को सीखने के लिए। तो जो टीचर है, पेरेंट्स हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए बच्चे के मैचुरेशन लेवल को, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, बच्चा नहीं सीख पाएगा। एंड इफर्ट टू एक्सपेक्ट ए चाइल्ड टू परफॉर्म ए टास्क और लर्न मटेरियल
जो हम चाहते हैं कि बच्चा ये मटेरियल सीख जाए, कोई टास्क परफॉर्म करना सीख जाए, वो टाइम उसके लिए क्या नहीं होगा, इनफ नहीं होगा। मैचुरेशन इज़ ग्रोथ। मैचुरेशन क्या है? ग्रोथ है जो रेगुलरली होती है एक इंडिविजुअल के अंदर बिना किसी स्पेशल कंडीशंस के। मतलब इसको हमें स्टूमुलेट नहीं करना पड़ता, इसके लिए हमें बच्चे में इंटरेस्ट पैदा नहीं करना पड़ता, क्यूरियोसिटी नहीं लानी पड़ती, कोई ड्राइव या मोटिव नहीं देना पड़ता, मैचुरेशन हो जाती है। ठीक है, ये इनेट कैपेबिलिटी है, इसके लिए ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लर्निंग इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ए सर्टेन स्टेज ऑफ मैचुरेशन इज़ रिच्ड। पर लर्निंग तभी होती है जब मैचुरेशन की एक स्टेज पहुंच जाए। एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग बार बार रिपीट करवाना होता है, हमें प्रैक्टिस करवानी होती है, सेम एक्सपीरियंस देने होते हैं बच्चे को, तभी लर्निंग हो पाती है। और वो जब तभी हो पाती है जब बच्चा एक स्टेज पे हो मैचुरेशन के। मैचुरेशन डिटरमाइंस द रेडीनेस ऑफ चाइल्ड फॉर लर्निंग। मैचुरेशन ही डिटरमाइन करती है कि बच्चा सीखने के लिए रेडी है या नहीं है। लर्निंग विल बी इनइफेक्टिव द चाइल्ड हैज़ नॉट अटेंड द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ मैच्योरिटी। सीखना इनइफेक्टिव रहेगा अगर बच्चा क्या नहीं है, मैच्योर नहीं है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन मैचुरेशन। मैचुरेशन में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। दिस मीन्स द रेट ऑफ मैचुरेशन वेरीज विद इंडिविजुअल। जो रेट है मैचुरेशन का वो वेरी करता है, कोई बच्चा जल्दी चलना सीखता है, कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द कैपेसिटी टू लर्न एट द सेम एज लेवल। सेम होगी एज, दोनों बच्चों की मैचुरेशन की एज सेम होगी, फिर भी उनकी लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, द 3R डेट इज़ रीडिंग, राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग। ये तभी सीखा जा सकता है जब बच्चा मस्कुलर लेवल पे और ब्रेन कैपेसिटी उसकी डेवलप हो जाए, मैच्योर हो जाए। मतलब उस मस्कुलर लेवल पे भी बच्चा क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, और ब्रेन लेवल पे भी, कोग्निटिव लेवल पे भी मैच्योर हो जाए। रेट ऑफ लर्निंग इज़ एबिलिटी टू लर्निंग की जो एबिलिटी है वो मैच्योरेशन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। टेरिटोरिएशन ऑफ कॉर्टिकल टिश्यू इन ओल्ड एज ब्रिंग्स अबाउट डिक्लाइनेशन इन लर्निंग एबिलिटी। क्या होता है, हमारे कॉर्टिकल टिश्यू खराब होते चले जाते हैं क्योंकि नर्व्स मैन्युफैक्चर नहीं होती बर्थ के बाद, तो वो क्या होती जाती है, डेड होती जाती हैं, डेटोरिएट होती जाती हैं, तो हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी एज के साथ कम होती चली जाती हैं। तो इट कैन बी सेड दैट लर्निंग इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मैचुरेशन। लर्निंग किसके ऊपर डिपेंड होती है, मैचुरेशन पे डिपेंड होती है, बट मस्ट बी बेस्ड अपॉन ए सफिशिएंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। पर ये किस पे डिपेंड करती है, ग्रोथ की एक स्टेज पे डिपेंड करती है। ठीक है, अलग नहीं है लर्निंग मैचुरेशन से, बट ये किस पे डिपेंड है, ग्रोथ की एक स्टेज, मैचुरेशन की एक स्टेज पे ही क्या होगी, लर्निंग होगी। प्रैक्टिस भी तभी प्रोडक्टिव होती है, प्रैक्टिस से भी तभी लर्निंग हो पाती है जब बच्चा एक मैचुरेशन लेवल पे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है टीचर और पेरेंट्स के लिए सीखना कि बच्चे का मैचुरेशन पीरियड देखें, मैचुरेशन लेवल देखें कि वो कितना मैच्योर है, क्या चीज़ सीख सकता है। अदरवाइज़ वो बच्चा नहीं सीख पाएगा और पेरेंट्स को भी फ्रस्ट्रेशन होगी, बच्चे को भी फ्रस्ट्रेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है लर्निंग एज एन आउटकम, अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस। हमारा मेन गोल क्या होता है इंस्ट्रक्शंस का, क्लासरूम में दें या किसी अलग फील्ड में दें, हमारा क्या होता है, एटलीस्ट शुड बी टू इक्विप द लर्नर। हम लर्नर को इक्विप करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप की नॉलेज या स्किल में। हम चाहते हैं कि वो ड्यूरेबल भी हो, मतलब जो भी लर्निंग है वो लंबे टाइम तक चले। फ्लेक्सिबल भी हो, मतलब उसको डिफरेंट कंटेक्स्ट में लर्नर अप्लाई कर सके उस लर्निंग को, उस नॉलेज को, उस स्किल को। डैट इज़ द गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम क्या करना चाहते हैं, लर्निंग को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, विच मस्ट बी इन्फर्ड एट सम पॉइंट आफ्टर इंस्ट्रक्शन। लर्निंग हाउएवर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस। लर्निंग और परफॉर्मेंस अलग अलग चीज़ें होती हैं। कई बार बच्चा सीख जाता है पर वो परफॉर्म नहीं कर पाता, विच इज़ वट वी ऑब्जर्व एंड मेजर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग। लर्निंग कैन ओक्योर इवन व्हेन नो डिस्कर्न चेंजेस इन परफॉर्मेंस आर ऑब्जर्व। देखो, लर्निंग तब भी हो जाती है जब हम कोई भी विजिबल चेंज नहीं देख पा रहे परफॉर्मेंस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेटेंट लर्निंग रिसर्चर्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एक रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो रैट है वो मेज़ करना सीख जाता है जब वो नॉर्मली एक्सप्लोर कर रहा होता है, फ्री एक्सप्लोरेशन के पीरियड के टाइम पे वो मेज़ करना सीख जाता है। ठीक है, इन विच देयर बिहेवियर वॉज सीमिंगली एमलेस। पर उस टाइम पे उसका वो बिहेवियर एमलेस होता है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इरेगुलर होती है। सिमिलरली finding in the over learning literature suggested that considerable learning could occur well after performance during acquisition was at asymptote।
जब हम जो हमने एक्वायर की है लर्निंग वो सिम्टम नहीं दिखा रही, मतलब हमें कोई भी विजिबल चेंज नहीं दिख रहा, तब भी क्या हो रही है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है और लर्निंग हो रही है। इन सम दिस अर्ली रिसर्च डेमोस्ट्रेट कि लर्निंग हो सकती है बिना परफॉर्मेंस में चेंज आए हुए। मतलब जैसे हम यहाँ पे प्लेट्यू की बात करते थे, प्लेट्यू पे भी तो लर्निंग हो रही होती है ना, पर कोई भी चेंज नहीं आता बिहेवियर में। उसी की बात यहाँ पे की गई है कि कई बार क्या होता है, एमलेस भी बच्चा सीख जाता है, इरेगुलरली भी सीख जाता है, और कई बार परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आता पर फिर भी लर्निंग हो रखी होती है। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस कैन फेल टू यील्ड सिग्निफिकेंट लर्निंग। कई बार क्या होता है, परफॉर्मेंस में तो इम्प्रूवमेंट आ रही है, जैसे बच्चा एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो वो इम्प्रूव कर रहा है, रट के भी कर लेते हैं बच्चे, पर उसकी लर्निंग में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर उसको देखें मेंटल लेवल पे तो वो नहीं सीख पा रहा। इनफैक्ट न्यूमेरियस एक्सपेरिमेंट इन द डोमेन ऑफ परसेप्चुअल मोटर लर्निंग एंड वर्बल कंसेप्चुअल लर्निंग have shown certain manipulation including distributing practices varying। देखो, जब भी हम प्रैक्टिसेस करवाते हैं या हम प्रैक्टिस की कंडीशंस चेंज करते हैं या फीडबैक रिड्यूस करते हैं या बच्चे को टेस्ट करते हैं जनरेशन्स को, तो लर्निंग के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर अलग नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं जो इंड्यूस करती हैं बहुत सारे एरर। मतलब जब भी बच्चा कोई लर्निंग सीख रहा है, कुछ भी करना सीख रहा है, तो बहुत सारी गलतियां करता है। जितनी ज़्यादा वो गलतियां करता है उतनी ज़्यादा लर्निंग होती है, ये बोला गया है। पर कई बार क्या होता है, उसकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं हम, उसको उसका फीडबैक कम दे रहे हैं या फिर मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, तब भी लर्निंग नहीं हो रही। बट बच्चा जब एरर क्रिएट कर रहा है तो वो बहुत अच्छे से सीख जाता है, उसकी बहुत अच्छे से लर्निंग होती है। दीज कंसिड्रेशन एज वेल अदर्स ये आउटलाइन करती हैं जो इस आर्टिकल्स में, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि लर्निंग परफॉर्मेंस डिस्टिंक्ट करती है। लर्निंग और परफॉर्मेंस अलग अलग प्रोसेस है। लर्निंग होती है तो परफॉर्मेंस में कुछ चेंज नहीं दिखता, ऐसा भी हो सकता है, और लर्निंग हो और परफॉर्मेंस में चेंज आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और थ्योरेटिकल नेचर दोनों चीज़ों का अलग है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वर्बल लर्निंग इज, वर्बल लर्निंग क्या होती है, इंटेंशनल इंसिडेंटल बोथ ए एंड बी। तो वर्बल लर्निंग दोनों ही होती है, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इंटेंशनल कैसे होगी, मैं कोई नई लैंग्वेज सीख रही हूँ बोलना, तो इंटेंशनल होगी। पर जब बच्चा मदर टंग को सीखता है, रीजनल लैंग्वेज को सीखता है, तो वो इंसिडेंटल होती है। नेक्स्ट है, इफ़ वी ट्रैक द प्रोफिशिएंसी अचीव्ड बाय स्टूडेंट फॉर अबाउट 6 मंथ, 6 मंथ तक अगर हम ये ट्रैक करें कि बच्चे ने कितना प्रोफिशिएंट हुआ है किसी भी लर्निंग में, हु लर्न्स ड्राइंग देन द ऑब्टेन लर्निंग कर्व इज, तो लर्निंग कर्व क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एस टाइप होगा, बेल शेप्ड होगा, तो क्या होगा, एस शेप्ड, एस टाइप कर्व होगा, क्योंकि कभी उसने सीखा होगा, कभी नहीं सीखा होगा। प्रैक्टिकल सिचुएशन में कभी भी हमारा एक रेगुलर स्मूथ वे में हमारा कर्व नहीं चलेगा लर्निंग का, वो कभी अच्छी सीखेगा, कभी नहीं सीखेगा, तो एस टाइप का कर्व बनेगा।